कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पंक्ति और आश्रय दोनों गाड़ी में थे और आश्रय उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन अचानक ही पंक्ति को ओमिड सा फील होने लगा, तो उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का हल्का सहलाने लगी। आश्रय ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए उसने अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि वो दोनों कॉलेज में पहुंच चुके थे। पंक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं आश्रय जी, बस थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा दिल सा मचल रहा है। प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नॉर्मल होता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश्रय तुरंत बोला, लेकिन तुम्हें तो हो रही है ना? उसकी ये बात सुनकर पंक्ति बस उसकी तरफ देखती रह गई। आश्रय गाड़ी से बाहर निकला और फिर उसने पंक्ति की तरफ का दरवाज़ा भी खोला और फिर उसे देखते हुए बोला, चलो तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में चले, वहाँ पर जाकर तुम लाइम वाटर पियोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। पंक्ति अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो गाड़ी से बाहर निकली और आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मेरे साथ कैंटीन में जाओगे? आश्रय मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, नहीं जा सकता क्या? पंक्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है आश्रय जी, जब आप यूँ मुझसे प्यार से बात करते हैं ना, मुझे कुछ कुछ होता है, मेरी धड़कनें तेज होने लगती है और जब आप मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में कोई तो है जिसके लिए मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हूँ, बेशक से इस बेबी के लिए ही सही, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे आपकी केयर मिल रही है ना, ये मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो कैंटीन की तरफ बढ़ गई और आश्रय उसे जाते हुए देखने लगा। वो जल्दी से आगे की तरफ आया और फिर कैंटीन की तरफ जाते हुए पंक्ति का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, चलो कुछ ख्वाब दोनों मिलकर हकीकत में बदले, अकेले से तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये बोलते हुए वो प्यार से पंक्ति को देख रहा था और पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन पंखुड़ी अपने रूम में बैठी थी और अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी, और फ़ोन देखते हुए उसे पता चला कि आज टेडी डे है, और ये पता लगते ही अब उसने प्रांस को कॉल लगा दिया था। वहीं प्रांस, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था, जैसे ही उसके फ़ोन पर पंखुड़ी का कॉल आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से पंखुड़ी की आवाज़ आई, जान, मुझे आपसे कुछ चाहिए। प्रांस सार्केस्टिकली बोला, मेरी जान ले लो ना। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जान, मैं कितनी प्यारी सी मासूम सी बच्ची हूँ, आपको इतने प्यार से कॉल किया मैंने और आप हैं कि मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये बोलकर वो चुप हो गई और प्रांस भी चुप रहा। पंखुड़ी कुछ देर बाद खुद ही बोली, आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या जान? प्रांस तुरंत बोला, नहीं, मैं तो तुम्हारे कॉल डिस्कनेक्ट करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी, तो अब तक तो तुम्हें कॉल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए था। पंखुड़ी का अब और भी ज़्यादा मुंह बन गया। वो गुस्से से बोली, मैंने आपसे टेड्डी मांगने के लिए आपको फ़ोन किया था, आज टेड्डी डे है तो मुझे भी एक टेड्डी चाहिए था। बेशक से छोटा सही दे देते, लेकिन कम से कम टेड्डी तो दे देते, पर आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात, और अब मैं सच्ची में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन सच में काट दिया और साइड में रख दिया। वहीं प्रांस चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। पंक्ति और आश्रय दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। दोनों इस वक्त कैंटीन में थे। पंक्ति ने अपनी नज़रों को हल्का सा झुकाया हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आश्रय के सामने ऐसे बैठी थी। शादी से पहले उन दोनों के बीच ये मोमेंट्स हो चुके थे, लेकिन तब आश्रय उससे नफरत नहीं करता था, वो उसकी केयर करता था। और शादी के बाद तो आश्रय ने उसके साथ ऐसे मोमेंट्स बिताना तो दूर की बात, वो ढंग से उससे बात कर ले यही काफ़ी था। पर आज पंक्ति को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुराने वाला आश्रय वापस लौट आया हो। तभी अचानक से उसके कानों में किसी लड़की की आवाज़ गई, वाह, ये कितना प्रीटी है, ये सच में तुम मेरे लिए लाए हो, थैंक यू सो मच।
अरे आज टेडी डे है तो मेरी प्रिंसेस के लिए टेडी लाना तो बनता था ना। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन निकाला और फिर अपनी गर्लफ्रेंड की टेडी के साथ पिक्चर्स क्लिक करने लगा। पंक्ति मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी और आश्रय की नज़रें भी पंक्ति पर थी। रोज़ डे, प्रपोज डे, ये सारे दिन बीत चुके थे लेकिन आश्रय ने ऐसा कोई दिन पंक्ति के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे लेक्चर्स कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्या? पंक्ति ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं आश्रय जी। आश्रय तुरंत बोला, आज का दिन बंक कर सकती हो क्या? पंक्ति के होश उड़ गए लेकिन वो जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाकर बोली, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो कर सकती हूँ आश्रय जी। आज के सारे लेक्चर्स के नोट्स मैं अपनी फ्रेंड से ले लूँगी। आश्रय मुस्कुराया और अपनी जगह से उठते हुए बोला, लाइम वाटर खत्म हो गया ना तुम्हारा? पंक्ति ने अपने सामने रखे हुए गिलास की तरफ देखा और एक बार फिर से अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। आश्रय तुरंत बोला, तो फिर यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ घूम गया और पंक्ति तो उसकी तरफ देखती रह गई। वो भी अब अपनी जगह से उठी और दोनों बाहर की तरफ आए और गाड़ी में बैठकर कॉलेज से निकल गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े टॉयज़ हब के बाहर आकर रुकी। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगी कि क्या उसे आश्रय यहाँ पर टॉयज़ की शॉपिंग कराने के लिए लेकर आया है। अभी तो उसकी प्रेगनेंसी को पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और आश्रय बच्चे के लिए टॉयज़ अभी से खरीदना चाहता है। आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो अंदर। पंक्ति उसके साथ अंदर की तरफ आ गई। आश्रय ने वहां सेल्समैन से बात की और फिर दोनों अंदर की तरफ आए जहां पर एक पूरा सेक्शन बड़े बड़े टेड्डी से भरा हुआ था। वहां पर बड़े ही क्यूट क्यूट टेड्डी और वो भी साइज में एकदम बड़े और ब्यूटीफुल कलर्स के साथ रखे हुए थे। वो सब देखते हुए पंक्ति को वो टेड्डी याद आ गया जो अभी कुछ वक्त पहले ही उसने उस लड़की के पास देखा था जो कैंटीन में बैठी थी। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, क्या हमें बच्चे के लिए टेड्डी लेना है आश्रय जी? आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी के लिए नहीं, उसकी मॉम के लिए। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया लेकिन जैसे ही उसे आश्रय की बात का मतलब समझ में आया वो वापस आश्रय की तरफ देखने लगी। आश्रय सेल्समैन की तरफ देखते हुए बोला, आपके स्टोर में जो सबसे बड़ा टेड्डी और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है ना वो मुझे दीजिए, दिखाइए। अगर मेरी बीबी को पसंद आएगा तो ही मैं वो टेड्डी परचेज करूँगा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें पंक्ति पर थी और पंक्ति सिसकने लगी थी। वहीं आश्रय पंक्ति की तरफ देख रहा था जो अभी भी सिसक रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसी रोना सा चेहरा क्यों बनाया हुआ है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? पंक्ति अचानक से ही आश्रय के सीने से आ लगी और बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई टेड्डी, बस आप प्यार से बात कर लिया करो आश्रय जी, मुझे सच में और कुछ नहीं चाहिए। आश्रय उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अलग करते हुए बोला, वो तो मैं कर लूँगा लेकिन फिर भी टेड्डी नहीं चाहिए क्या? पंक्ति सोच में पड़ गई और बोली, आप इतनी जल्दी मान गए? आश्रय तुरंत बोला, क्यों मान नहीं सकता? पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? आश्रय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। पंक्ति मासूमियत से बोली, मुझे जरा सी चिकोटी काटिए ना, मुझे जानना है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। आप सच में मुझसे प्यार से बात करने की बात कर रहे हैं ना? आश्रय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, मैं सच कह रहा हूँ मिस इनोसेंट, मैं सच में तुमसे प्यार से बात करूँगा। अब बताओ टेड्डी लेना है या नहीं? पंक्ति एक बार फिर से रोने लगी और उसे रोते हुए देख आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर हंसे या फिर उसे रोता हुआ देखकर दुखी हो, क्योंकि रोते हुए भी पंक्ति क्यूट लग रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे नहीं लेना आपसे कोई टेड्डी, पहले तो इतना रुलाते हैं और फिर टेड्डी देते हैं। अपना टेड्डी आप अपने पास रखिए, मैं जा रही हूँ कॉलेज। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी लेकिन आश्रय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ताशा याद है ना? अगर तुमने ये टेड्डी नहीं लिया तो मैं ताशा को टेड्डी गिफ्ट कर दूंगा। पंक्ति गुस्से से बोली, क्या कहा आपने? आप उस नक्चढ़ी ताशा को टेड्डी गिफ्ट करेंगे? फिर रुकिए, मैं अभी सासू माँ को कॉल करती हूँ, मैं उन्हें बताऊँगी कि आप मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। कभी तो एकदम प्यार से बातें करते हैं और कभी गुस्सा हो जाते हैं और ऊपर से
अब दूसरी लड़कियों को टेडी भी लेकर दे रहे हैं, जबकि शादी तो आपकी मुझसे हुई है और अब मैं आपके बच्चे की मम्मा भी बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर आश्रय ने अब उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसे बिल्कुल अपने करीब खींचकर पूरी तरह से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तो फिर तुम्हें मुझसे टेडी लेने में क्या प्रॉब्लम है? नाराज रहना है तो बेशक से रहना, सासू माँ को शिकायतें लगानी है तो बेशक से लगाना, लेकिन टेडी तो ले लो। तुम बेशक से उसके साथ मत खेलना, लेकिन जब हमारा बेबी आएगा तो वो खेल लिया करेगा। पंक्ति तुरंत बोली, मैं भी खेलूंगी, मैं कभी टेडी के साथ नहीं खेली, मुझे अच्छे तो लगते हैं टेडी, लेकिन मैंने कभी खरीदे नहीं। आप मुझे सबसे बड़ा वाला टेडी लेकर दीजिए, मुझसे भी बड़ा वाला। आश्रय उसकी बातों पर मुस्कुराने लगा था और पंक्ति अब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो उसे शर्म सी आने लगी। वो तुरंत अपना चेहरा हल्का सा नीचे की तरफ झुकाते हुए आश्रय के सीने से लग गई और आश्रय ने भी अब उसे बिल्कुल अपने सीने से सटा लिया। तभी वो सेल्समैन अपने हाथों में लगभग से 7 फीट ऊंचा टेडी लेकर आया और आश्रय की तरफ देखते हुए बोला, ये हमारे स्टोर का सबसे बेस्ट टेडी है, आप एक बार परचेज करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आश्रय ने हल्का सा अपना चेहरा झुकाकर पंक्ति की तरफ देखा जो उस टेडी की तरफ टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। आश्रय ने धीरे से पूछा, पसंद आया? पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया तो आश्रय की मुस्कुराहट अब और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने रूम में थी और गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसे प्रांस पर गुस्सा आ रहा था। आज टेडी डे था, लेकिन जब सामने से पंखुड़ी ने टेडी मांगा तो भी प्रांस ने उसे टेडी देने से मना कर दिया। वो सोच रही थी कि वो प्रांस को कैसे सबक सिखाए। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। मुंह बनाते हुए उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। आप पंखुड़ी राणा बोल रही हैं ना? प्रांस राणा की वाइफ। पंखुड़ी तुरंत बोली, हाँ बोल रही हूँ। तो उसके तो बोलने के लहजे से ही सामने वाली एक पल के लिए चुप हो गई थी, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वो बोली, आपके हस्बैंड हमारे मॉल में आए हैं और आपको पता है उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुत खूबसूरत टेडी लिया है। देखिए, वैसे तो उन्होंने हमारे यहाँ से शॉपिंग की है तो हमें उनका थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन अब आप ही बताइए, घर में खूबसूरत सी बीबी हो और पति किसी और को टेडी लेकर दे तो। अभी वो बोल ही रही थी कि पंखुड़ी गुस्से से बोली, कौन से मॉल में है वो? उनकी टेडी डे तो मैं मनवाती हूँ। वो लड़की जल्दी से बोली, प्लाजा मॉल, फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही उसने कहा पंखुड़ी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत बाहर की तरफ आकर गाड़ी में बैठी और फिर ड्राइवर को प्लाजा मॉल चलने के लिए बोल दिया। प्लाजा मॉल। पंखुड़ी की गाड़ी मॉल के बाहर आकर दरवाजे पर रुकी। पंखुड़ी तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। ड्राइवर गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया में जा चुका था। पंखुड़ी खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और को टेडी लेकर देने की? आपका टेडी डे तो अब मैं बनवाऊंगी। आप मेरे साथ जो कर रहे हैं ना जान, बहुत गलत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि होंगे आप प्रांस राणा। लेकिन पंखुड़ी प्रांस राणा भी कुछ कम नहीं। ये बोलकर वो अंदर की तरफ आई, लेकिन जैसे ही उसने मॉल के अंदर कदम रखा अचानक से ही उस पर फूलों की बारिश होने लगी और सामने बैलून्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा था जो ऊपर की तरफ उठा और फिर सारे बैलून्स मॉल में फैलने लगे। वो सब देखकर पंखुड़ी हैरान हुई, भला उसकी एंट्री पर कोई इस तरह से फ्लावर्स क्यों गिराएगा? उसका दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा था और तभी एक टेड्डी उसके करीब बढ़ने लगा। वो टेड्डी लगभग से 15-16 फीट का था और उसे किसी चीज़ पर बिठाया गया था जिसके नीचे छोटे छोटे टायर लगे हुए थे। शायद वो चीज़ रिमोट से चलती थी, लेकिन उस टेड्डी के आसपास कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वो टेड्डी पंखुड़ी की तरफ आ रहा था और अब उस टेड्डी के आसपास लाइट्स ऑन हुई और एक बार फिर से पंखुड़ी के ऊपर फ्लावर्स गिरने लगे। इस बार उसे टेड्डी में से साउंड आई, मेरी सॉफ्ट सी हॉस्पिटल के लिए एक सॉफ्ट सा टेड्डी। वो आवाज़ सुनकर पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई थी। पहले उसे लगा ये आवाज़ टेड्डी में से आई है, लेकिन ये आवाज़ उस टेड्डी में से नहीं निकली थी, बल्कि ये आवाज़ उसके पीछे से आई थी और उसे किसी की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस भी हो रही थी। और वो कोई और नहीं, उसका खट्टा नींबू ही था। वो जल्दी से प्रांस की तरफ घूमी और अगले ही पल तरह तरह के मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मॉल के जितने भी फ्लोर थे वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ग्राउंड फ्लोर प्रांस ने पूरी तरह से खाली करवा लिया था,
लेकिन बाकी सारे फ्लोर्स लोगों से भरे हुए थे और अब वो सब प्रांस और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए तालियां बजाने लगे थे। पंखुड़ी ने भी एक नज़र उन सब लोगों की तरफ देखा और फिर प्रांस को तिरछी नज़रों से देखने लगी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, टेडी पसंद नहीं आया क्या? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं जान। आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे एक लड़की ने कॉल करके बताया कि आप यहाँ पर किसी और को टेडी की शॉपिंग करवा रहे हैं। मेरा दिल निकलने को हो रहा था। यहाँ मैंने आपसे छोटा सा टेडी मांगा और आपने मुझे नहीं दिया। किसी और को आप टेडी दिलाएंगे तो सोचिए मुझे कितना बुरा लगेगा। आप ना सच में बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे जलाते रहते हो और मैं पागल जो आपके जाल में फंस जाती हूँ। मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। फ्रांस मुस्कुराया और बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। वैसे अगर मैं सच में किसी को टेडी दिलाता तो तुम क्या करती? आईमन, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? पंखुड़ी गुस्से से बोली, मैं उस टेडी को तो कुछ नहीं करती, बिकॉज वो तो टेडी है ना और उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन उस लड़की के सारे पुर्जे मैं निकाल देती। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे खट्टे नींबू से टेडी लेने की? ये बोलते हुए पंखुड़ी उसके बिल्कुल करीब हो गई और उसने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। फ्रांस उसकी जलन को देखकर मुस्कुराया और बोला, इतनी जलन होती तुम्हें? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिलाया। फ्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर तो मुझे किसी को टेडी लेकर दे ही देना चाहिए। तुम्हारी जलन देखनी तो बनती है। पंखुड़ी तुरंत बोली, मैं जानती हूँ आप मुझे जला रहे हैं, लेकिन आप किसी को टेडी लेकर नहीं देंगे। आप सिर्फ अपनी रोज पीटल को टेडी लेकर देंगे और किसी को नहीं। फ्रांस हैरानी से बोला, इतना ट्रस्ट? पंखुड़ी भी मासूमियत से बोली, अब पूरी जिंदगी गलती थोड़ी ना करती रहूंगी जान। पहले गलती की जो आप पर ट्रस्ट नहीं किया। हाँ, बेशक से आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि वो फोटो वाली लड़की कौन थी, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि आप सिर्फ मेरे हैं। ज़रूर कुछ होगा जो आप मुझे बताते नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मत बताइए, पर प्लीज़ आप किसी और के पास मत जाइए कभी भी। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी जान। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये टेड्डी वेड्डी, मुझे बस आप चाहिए हो, मेरे खट्टे नींबू। ये बोलते हुए अब उसने फ्रांस का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। फ्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। पंखुड़ी के आंखों में ही उसे अपने लिए ट्रस्ट और हसरत दोनों दो नजर आ रही थी। वो जिन निगाहों से उसे देख रही थी, साफ पता चल रहा था कि उसे फ्रांस का प्यार किस हद तक चाहिए। उसने अपने चेहरे को पंखुड़ी के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। पंखुड़ी ने तुरंत कहा, हम मॉल में हैं जान। फ्रांस तुरंत बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, फ़र्क तो मुझे भी नहीं पड़ता। मुझे तो आपका प्यार कभी भी कहीं भी चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ किस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और फिर मैं तड़पती सी रह जाऊँगी। प्लीज़ कहीं और चलिए ना, जहाँ पर जाकर आप मुझे बहुत सारा प्यार करें। वो सारा प्यार जो आप मुझे कब से नहीं कर रहे हो और मैं कब से आपको बोल रही हूँ। मुझे तो लगता है मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे तड़पती रह जाऊँगी। उसकी बात पर फ्रांस के चेहरे पर हंसी तैर गई। उसने पंखुड़ी के लबों को हल्का सा अपने लबों से छुआ और बोला, करूँगा, बहुत जल्दी तुम्हारी तड़प भी शांत करूँगा, डोंट वरी। ये बोलकर उसने पंखुड़ी को वापस टेडी की तरफ घुमाया और फिर उसे अब पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम्हें ये टेडी पसंद तो आया ना? पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, बहुत पसंद आया। फ्रांस ने अब उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति आश्रय के साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी और उसकी नज़र गाड़ी के पीछे रखे हुए टेड्डी पर थी, जो आराम से सीट पर सोया हुआ था। उसे देख देख कर ही पंक्ति का चेहरा बार बार खिल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका चेहरा उतर गया जब उनकी गाड़ी कॉलेज में आकर रुकी। वो हैरानी से आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे कॉलेज में क्यों लेकर आए हैं? आपने तो आज मुझे बंक करने की परमिशन दी थी ना, तो फिर अब हम कॉलेज में क्यों आ गए? आश्रय तुरंत बोला, क्योंकि हम जल्दी फ्री हो गए। पहले मुझे लगा था कि तुम नखरे दिखाओगी, बाकी लड़कियों की तरह शॉपिंग के वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगी, लेकिन तुमने तो जल्दी से टेडी पसंद कर लिया। तो चलो गाड़ी से निकलो और चुपचाप जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो।
पंक्ति ने मायूस सा चेहरा बनाया। आश्रय तुरंत बोला, ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। एक बार कहा ना, जाओ जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो तो करो, वरना अभी ये टेडी वापस दे दूंगा। पंक्ति जल्दी से बोली, खबरदार, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुश्किल से तो एक चीज़ दिलाई और वो भी वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो दिलाते ही मत। ये बोलते हुए वो किसी बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा ठीक है, वापस नहीं करूँगा, इसे घर पर भिजवा दूँगा। अब तुम घर जाओगी तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ये घर पहुँच चुका होगा। तब जाकर आराम से इसके साथ खेलना, लेकिन अब जाकर अपनी क्लासेस अटेंड करो। उसका यूँ प्यार से कहना पंक्ति का दिल जोरों से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैयार हो गई तो आश्रय गुस्से से बोला, एक तो तुम रोती बहुत हो, जाओ, मैं तुमसे प्यार से बात करूँगा ही नहीं, तुम बस मेरे गुस्से के लायक हो। ये बोलते हुए जब वो उसके चेहरे से हाथ हटाने लगा तो पंक्ति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अच्छा, नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, पर आप गुस्से से और चिल्लाकर बात मत करना। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। आप क्लासेस की बात करते हो, मैं तो एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड कर लूंगी, बस आप मुझे डांटना मत। आश्रय चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। पंक्ति ने अब एक नज़र बाहर की तरफ देखा जहाँ पर वो सारे गार्ड जाकर खड़े हो गए थे जो पंक्ति के लिए वहां पर अपॉइंट किए गए थे। वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी, तभी आश्रय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। पंक्ति की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई, ये सोचकर कि कहीं सच में आश्रय उसे डांट ना दे, लेकिन तभी आश्रय उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने पंक्ति के गाल पर दोबारा अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे से लगाया और फिर उसके होठों को हल्का सा अपने होठों से छू लिया तो पंक्ति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आश्रय ने अपने होठ उसके होठों से हटाए और पंक्ति उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जब आश्रय की नज़रें उस पर थोड़ी गहरी हुई तो पंक्ति ने अपना चेहरा तुरंत झुका लिया और गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी क्लासेज की तरफ चली गई। आश्रय उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब वो भी तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी इतने बड़े टेडी के साथ राणा मेंशन पहुंची तो सृष्टि कभी उस टेडी को देखती तो कभी पंखुड़ी को। पंखुड़ी झट से बोली, कसम से सासू माँ, मैंने उनसे टेडी नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने तो मुझे खुद कहा था कि ये मुझे टेडी लाकर देंगे। आज टेडी डे है ना, पर मैंने मना कर दिया, ये बोलकर कि मैं कोई बच्ची थोड़े ना हूँ जो मैं इन सब चीज़ों की डिमांड करूँगी। पर फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती दे ही दिया। अब आप ही बताइए, कोई प्यार से आपको कोई चीज़ दे तो मना किया जा सकता है क्या? सृष्टि ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है मेरी बहू रानी पर कि वो ऐसी फालतू की चीज़ों की डिमांड कर ही नहीं सकती। ये तो मेरा खड़ूस बेटा ही है जो ऐसे फालतू की हरकतें करता रहता है। पंखुड़ी तुरंत बोली, हाँ सही कहा आपने, लेकिन सासू माँ, अब जब ये टेडी आ ही गया है तो इसे बाहर क्यों निकालना, इस घर पर ही रख लेते हैं ना, वैसे तो क्यूट ही है। उसकी बात सुनते हुए सृष्टि को हंसी आ रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहाँ पर एक ड्राइवर अभी अभी एक और बड़ा सारा टेडी लेकर आया था। बेशक से वो उस टेडी से छोटा था जो पंखुड़ी के साथ आया था, लेकिन कम से कम वो भी 6-7 फुट का तो लग ही रहा था। अभी अभी एक ड्राइवर लेकर आया था, हालांकि पंक्ति तो साथ में नहीं आई थी, लेकिन सृष्टि उस टेडी को देखकर ही पंक्ति का चेहरा इमेजिन कर सकती थी कि जब आश्रय ने उसे वो टेडी दिया होगा तो वो कितनी खुश हुई होगी। हालांकि उसे पंखुड़ी के लिए भी खुशी हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन सी भी हो रही थी, क्योंकि अभी तक प्रलय ने तो उसे टेडी दिया ही नहीं था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे बाद में करती हूँ, पहले अपना इम्पोर्टेंट काम खत्म कर लूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने रूम की तरफ चली गई और रागिनी जोरों से हंसने लगी। पंखुड़ी ने अब रागिनी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ चाची? सासू माँ, आप इतना हंस क्यों रही हैं? और सासू माँ ऐसे अपने रूम में क्यों चली गईं? वो मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने कोई गलती कर दी क्या? अगर ऐसा है तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इन्हें बोल दूंगी कि वो अपना दिया हुआ टेडी वापस वहीं पर दे आए जहाँ से उन्होंने लिया है। मैं इस टेडी की वजह से अपनी सासू माँ को नाराज़ नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो उस टेडी के गले लगकर खड़ी हो गई थी। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, वो तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि तुम अपनी सासू माँ के लिए इस टेडी को सेक्रीफाइस कर सकती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सासू माँ तुमसे नाराज़ नहीं है।
एक्चुअली वो तुमसे भी बड़ी वाली जेकू हैं। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जेकू वो क्या होता है? रागिनी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया, क्योंकि अगर उसने पंखुड़ी को जेकू का सही मतलब बता दिया तो उसकी लंका लग जाएगी। पहले तो पंखुड़ी ही उसे कच्चा चबा जाएगी और फिर जो बचा खुचा होगा वो आकर प्राण राणा खत्म कर देगा। आखिर रागिनी ने उसकी रोज पीटल को जेकू कहा तो कहा कैसे? पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, बताइए ना चाची सासू माँ की जेकू क्या होता है? रागिनी कुछ सोचते हुए बोली, जेकू का मतलब होता है ज़्यादा क्यूट, और जैसे तुम क्यूट हो वैसे तुम्हारी सासू माँ तुमसे भी ज़्यादा क्यूट है, तो इसलिए मैंने उसे जेकू कहा। तुम एक काम करो, तुम फिलहाल अपने रूम में जाओ, मैं किसी सर्वेंट को बोल कर ये टेड्डी तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में आई और आते ही उसने प्रलय को कॉल लगा दिया। प्रलय, जो इस वक्त अपनी मीटिंग में बैठा था, उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मीटिंग थोड़ी इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन अगले ही पल उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ, लेकिन इस बार कॉल नहीं बल्कि मैसेज आया था और उस पर लिखा था, अभी इसी वक्त अगर आपने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया तो आपके पास दोबारा मेरा कॉल नहीं, सीधा डाइवोर्स पेपर आएंगे डिस्ट्रॉय। वो धमकी देखकर ही प्रलय के होश उड़ चुके थे। अगले ही पल वो सबकी तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और तुरंत बाहर आ गया। उसने जल्दी से सृष्टि को कॉल किया तो सामने से सृष्टि ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मेरा टेड्डी कहाँ है? प्रलय हैरानी से बोला, टेड्डी? कौन सा टेड्डी यूनिवर्स? सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, अब आप ये भी भूल गए हैं डिस्ट्रॉयर की टेड्डी कौन सा होता है? आप मुझसे बात मत करना और ना ही घर आना, वरना मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपना फ़ोन काट दिया और प्रलय अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर पंखुड़ी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और बोला, अब क्या हुआ? पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, जब कोई कॉल रिसीव करता है ना तो हाय हेलो कहता है, लेकिन आप तो सीधा ही सामने वाले को खाने को दौड़ पड़ते हैं। मैंने कितने प्यार से आपको कॉल किया, लेकिन आप देखिए कितना रूड होकर मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रांस तुरंत बोला, माफ़ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताइए, आपने मुझे कॉल क्यों किया? कुछ ज़रूरी काम था या फिर आपको यूं ही आपके खट्टे नींबू की याद आई? पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, जान, आप अपने आप को खट्टा नींबू क्यों बोल रहे हैं? वो तो आपको मैं बोलती हूँ ना। आप खुद को खट्टा नींबू मत बोलो। आपको पता है, मुझे ना आपकी याद आ रही थी, आप पर बहुत सारा प्यार आ रहा था। आपने मुझे इतना खूबसूरत सा टेडी दिलाया, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए कॉल कर रही थी। प्रांस उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है रोज पीटल। आप बस एक काम कीजिए, उस टेडी के साथ आराम से खेलिए। मैं रात को आकर आपसे आपका थैंक यू बहुत अच्छी तरह से ले लूँगा। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। वो तुरंत बोली, आई लव यू जान। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, खाना खाया तुमने? पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, मैंने खा लिया, लेकिन मैंने आपसे कुछ और भी कहा है जान, प्लीज़ उसका जवाब दीजिए ना। प्रांस एक बार फिर से बोला, मैंने तो लंच भी नहीं किया। पंखुड़ी झट से बोली, क्या मैं आपके लिए लंच लेकर आऊं? पर उससे पहले वो तो बोलिए ना जान, जो मैंने अभी अभी आपसे कहा। प्रांस एक बार फिर से बोला, मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है जान। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आप मुझे आई लव यू का जवाब नहीं देंगे? प्रांस ने उसे फ़ोन पर ही किस किया और बोला, रात को आकर मिलता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और पंखुड़ी अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, आप खट्टा नींबू नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा खट्टा नींबू हैं। यूँ तो मुझे इतना बड़ा टेड्डी दे दिया, लेकिन आई लव यू बोलने में पता नहीं कौन सी जान निकल रही थी। अब तो मैं भी आपको कोई आई लव यू नहीं बोलने वाली। लेकिन एक सेकेंड, मैंने तो आपको पहले ही आई लव यू बोल दिया, तो क्या हुआ, मैं आपसे अपना आई लव यू वापस ले लेती हूँ। यह बोलकर उसने तुरंत वापस प्रांस को कॉल कर दिया। वहीं प्रांस, जो अपने केबिन से बाहर निकल कर मीटिंग हॉल की तरफ जा रहा था, उसके फ़ोन पर एक बार फिर से पंखुड़ी का कॉल आया तो उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ रोज पीटल, तुम्हें एक बार फिर से मेरी याद आई क्या? पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली,
बिल्कुल भी नहीं, और अब मैं आपको याद करूँगी भी नहीं। मैंने बस आपसे अपना आई लव यू वापस लेने के लिए कॉल किया था। प्रांस हैरानी से बोला, मतलब? पंखुड़ी जल्दी से बोली, बोलिए पेंसिल। प्रांस चलते हुए बोला, क्यों? पंखुड़ी तुरंत बोली, जब मैंने कहा ना पेंसिल बोलिए तो बोलिए पेंसिल। प्रांस बेफिक्री से बोला, पेंसिल। पंखुड़ी अगले ही पल बोली, मेरा आपको कहा हुआ आई लव यू पेंसिल। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इस बार प्रांस अपने फ़ोन की तरफ देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसे भी आई लव यू कैंसिल होते हैं। वो खुद से ही बोला, मैंने गलती कर दी, तुम्हें टेड्डी दिलाकर हॉस्पिटल। तुम्हें टेड्डी नहीं बल्कि दूध वाली बोतल की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक तुम टेड्डी से खेलने लायक तो हुई ही नहीं हो। तुम तो शायद अभी जस्ट पैदा ही हुई हो, एकदम नन्ही मुन्नी सी बच्ची, और तब भी तुम्हें मेरा प्यार चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। शाम का वक्त, आश्रय ऑफिस से आया और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा। वो चुपचाप अंदर अपने रूम की तरफ आया तो देखा पंक्ति भी मायूस सी बेड पर बैठी थी। आश्रय उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? पंक्ति ने अपना चेहरा नामे हिलाया। आश्रय ने एक बार फिर से पूछा, तो फिर ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो, और तुम्हारा टेड्डी कहाँ है? मुझे तो लगा तुम उस टेड्डी से खेल रही होगी, लेकिन यहाँ तो तुम यूं ही बैठी हो। पंक्ति अपनी जगह से उठकर उसके पास आई और बोली, क्या ससुर जी सासू माँ को टेड्डी नहीं देंगे? अगर ऐसा है तो आप एक काम कीजिए, आप ये टेड्डी वापस उस शॉप पर दे आइए जिस शॉप से हम इसे लेकर आए थे। आश्रय हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन क्यों पंक्ति? पंक्ति मासूमियत से बोली, क्योंकि जेठ जी ने तो पंखुड़ी भाभी को बहुत बड़ा टेड्डी दिया है और आपने मुझे इतना बड़ा टेड्डी दिया है, लेकिन ससुर जी ने तो सासू माँ को कोई टेड्डी नहीं दिया, तो उनका मूड ऑफ है। ऐसे में अगर वो इस टेड्डी को देखेंगी तो उन्हें और बुरा लगेगा ना, इसलिए आप ये वाला टेड्डी वापस दे आइए। आश्रय ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, नहीं, अब ये टेड्डी वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी सासू माँ को अपने आप संभाल लेंगे। बेहतर होगा अगर तुम हम दोनों के बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो थोड़ा पीछे की तरफ हटते हुए बोली, आपको चेंज करना होगा ना, आप जाइए, क्विक शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े। वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, शावर तो मैं बाद में ले सकता हूँ, पहले तुम तो मेरी थकावट उतार दो। पंक्ति सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आश्रय का गुस्सा उसकी इतनी जान नहीं निकालता था जितना खतरनाक पंक्ति को उसका ये रोमांटिक अवतार लगता था। वो धीमे से बोली, आपका मतलब क्या है? आपको आपकी ग्रीन टी चाहिए क्या, या फिर ब्लैक कॉफ़ी? अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने अब उसे कमर से थाम लिया और फिर उसे धीरे धीरे बिस्तर की तरफ लेकर बढ़ने लगा। पंक्ति और भी ज़्यादा डरने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और अब आश्रय ने उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अगर मुझे ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी ही पीनी होती तो मैं बाहर इतनी सर्वेंट खड़ी थी, उनमें से किसी को भी बोल सकता था। अगर मैं अपनी बीबी को अपनी थकावट उतारने के लिए बोल रहा हूँ तो तुम्हें नहीं लगता वो कोई स्पेशल तरीका होगा? पंक्ति ने अब अपनी नज़रों को झुका लिया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को मुश्किल से संभालते हुए बोली, दरवाज़ा खुला है। आश्रय ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर वहीं बेड पर रखा हुआ रिमोट उठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, लो, बंद हो गया। पंक्ति ने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। अब उसके पास बोलने को भी कुछ नहीं था। उसे यूं चुप देखकर आश्रय अब उसकी गर्दन पर झुका और उसे किस करने लगा। पंक्ति ने अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, डिनर का वक्त हो गया है, मैं जाकर सासू माँ की हेल्प कर देती हूँ, उनका मूड पहले ही खराब है तो। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने अब उसके गर्दन पर हल्का सा बाइट किया और बोला, उनका मूड सही करने के लिए तुम्हारे ससुर जी हैं और खाना बनाने के लिए सर्वेंट हैं। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बनाना ही है तो मेरा मूड बनाओ ना। उसकी बात सुनकर अब तो पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो रेडनेस थी वो आश्रय को बहुत पसंद आ रही थी। वो एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुका, लेकिन इस बार वो उसे किस नहीं कर रहा था, बस अपनी नाक को हल्का हल्का उसकी गर्दन पर रब कर रहा था और अपनी गर्म सांसों को उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था।
पंक्ति ने अब अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझाने लगी। कुछ देर बाद आश्रय ने उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके लबों की तरफ देखने लगा। उसने अपना एक हाथ पंक्ति के सिर के नीचे रखा हुआ था और दूसरा उसकी कमर पर रखकर उसे किस कर रहा था और पंक्ति भी उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय अचानक से इतना कैसे बदल गया। पहले वो उसकी केयर कर रहा था, फिर उसने रीवा के सामने भी उसे सपोर्ट किया, उसे टेडी भी दिलाया और फिर अब तो वो पूरे होशे हवास में उससे प्यार कर रहा था। ना कोई लड़ाई और ना ही कोई फालतू की बहस। और ये वाला आश्रय तो अब पंक्ति का दिल और भी ज़्यादा धड़का रहा था। आश्रय तकरीबन 5 से 7 मिनट यूं ही उसे किस करता रहा और फिर वो पंखुड़ी से दूर हुआ। उसे देखते हुए आश्रय ने अब अपना हाथ उसके लबों पर ही रखा और मुस्कुराते हुए बोला, चॉकलेट खाओगी? पंक्ति धीमे से बोली, ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, सासू माँ ने कहा था कि गर्म चीज़ें प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ज़्यादा तो मैं खाने भी नहीं दूंगा। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट कैंडी निकाली और फिर अपने मुंह में उसे डाल लिया। पंक्ति को उसने चॉकलेट दी ही नहीं तो वो तो बस उसकी तरफ देखती रह गई और अगले ही पल आश्रय ने एक बार फिर से उसके लबों को चूम लिया और अब उस चॉकलेट का टेस्ट पंक्ति को भी आने लगा। कुछ देर बाद पंक्ति धीमे से बोली, आप शावर ले लीजिए ना, फिर डिनर के लिए भी जाना होगा। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो ठीक है। ये बोलकर वो जैसे ही उसके ऊपर से हटने लगा, पंक्ति ने तुरंत उसकी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और बोली, आप पागल हैं क्या जो ऐसा सोच रहे हैं? आश्रय ने उसे घूर कर देखा। पंक्ति तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ सॉरी आश्रय जी, और मुझसे नाराज़ मत होइएगा। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में उसकी बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। आश्रय उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूम कर बोला, जाओ मेरे कपड़े निकाल दो। ये बोलकर वो दोबारा उसके ऊपर से हटने लगा, लेकिन पंक्ति ने उसे इस बार और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और बोली, आप नाराज़ हैं क्या मुझसे? आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं क्या मिस इनोसेंट? पंक्ति सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आश्रय ने अब हल्का सा उसके लबों को चूम लिया और बोला, अब समझ में आया? पंक्ति का चेहरा पूरी तरह से खिल गया। वो मुस्कुराने लगी तो आश्रय उसके ऊपर से हटा। आश्रय अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और पंक्ति उसे इंटेंस नज़रों से देख रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटाई और क्लोजेट से उसके कपड़े निकाल कर टेबल पर रख कर बोली, अब मैं सासू माँ के पास जाऊँ? आश्रय तुरंत बोला, नहीं अभी मत जाओ, अभी वो थोड़ा गुस्से में होंगी। पहले अपने ससुर जी को घर आने दो और फिर उसके बाद अपनी सासू माँ के पास जाना। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने रूम में थी और अपने कपड़े पैक कर रही थी। अब तक वो प्रलय का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन प्रलय नहीं आया तो उसने अपने कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सृष्टि राणा हूँ मैं, मेरे पास जगह की कोई कमी है? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ और उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ पर फूलों का एक बहुत बड़ा बुके लेकर कोई खड़ा था। सृष्टि के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था और रागिनी तो बस उस फ्लावर बुके की तरफ देखती रह गई जो पूरी तरह से रेड रोजेस का बना हुआ था। अब उसने वापस सृष्टि की तरफ देखा और बोला, अभी तुम अपना प्लान चेंज नहीं करोगी क्या? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है, प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन पहले पता तो चले कि सिर्फ ये बुके आया है या फिर इसके साथ साथ कुछ और भी आया है। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आई। उसने वो बुके लिया तो पीछे खड़े शख्स का चेहरा अब उसे नजर आया, जो प्रलय नहीं था बल्कि कोई और था। सृष्टि हैरान हुई। वहीं उस लड़के ने अब अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कार्ड सृष्टि की तरफ दिया और बोला, ये आपके लिए। सृष्टि ने तुरंत वो कार्ड लिया और उस पर जो लिखा हुआ था उसे देखकर उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो और भी ज़्यादा लंबी हो गई। रागिनी दूर से ही झांकते हुए वो कार्ड पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सृष्टि ने वो कार्ड पूरी तरह से अपने हाथों में छुपाया हुआ था
और अब वो तुरंत बाहर की तरफ आने लगी। रागिनी उसे जाते देख बोली, अरे तुम कहाँ चली? अब तो तुम अपना बैग भी नहीं लेकर जा रही हो। सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि अब सृष्टि राणा को इस बैग की ज़रूरत नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड सा नज़र आ रहा था और वो तुरंत बाहर की तरफ चली गई और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। रागिनी अब हंसने लगी। वो अपना माथा पीटते हुए बोली, यहाँ की सिर्फ बहुएं ही नहीं, सास भी बवाल है। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अभी भी अपने रूम में थी और मुंह फुलाकर बैठी थी। उसकी नज़र सामने रखे हुए टेडी पर थी, जिसने लगभग से आधे रूम पर कब्जा कर लिया था। और तभी रूम का दरवाज़ा खुला और प्रांस अंदर की तरफ आया। उसे देखकर पंखुड़ी एक पल के लिए तो खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी इस अदा पर प्रांस अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसकी मोहतरमा नाराज़ हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।